जैसलमेर शहर की जनता अगर मुझे सेवा का मौका देगी तो मेरी प्राथमिकता जो रहेगी वो जैसलमेर शहर की नगर परिषद में काम करने की रहेगी। आप इतना ऊर्जावान कैसे रहते हैं? कौन सी चूरन चटनी चल रही है? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गर्दन कटवाकर पार्टी के लिए काम किया है, जिसने अपने बलिदान देकर पार्टी के लिए काम किया है। जैसलमेर कांग्रेस लंबे समय से दो दड़ों में बटी हुई। कल परसों जो कार्यक्रम हुआ था उन्होंने देवता रूपाराम जी ने भी कहा था कि मध्यस्थता कर दे तो बात बढ़ जाए। दो दड़ों में बटी हुई है, फकीर परवार और रूपाराम जी। फकीर परवार अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, आप भी अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, तो कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि आप और फकीर परवार मिलकर संगठन चला लें? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनकी आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि हमने इस जीवन में न जाने कितने लोगों को हराया, कितने लोगों को जिताया, लेकिन जिताने के बाद उनके पास जब 1 लाख रुपए भी हम मांगने जाते थे तो वो ना नुकर करते थे या देते नहीं थे। पिछले कुछ समय में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं आपके संगठन में। NSUI के जिलाध्यक्ष बने हैं, महिला विंग की हुई है, कांग्रेस से बादल जो हरावल दस्ता है कांग्रेस का, उसकी भी नियुक्तियां हैं। लेकिन अंदर खाने की बात है, कार्यकर्ता में भी बात है कि उन नियुक्तियों में रूपाराम जी जो है पूर्व विधायक हैं उनकी ज्यादा चली है। मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, मुझे कनाडा जाना था। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे साथी थे 2, शंकर सिंह और गिरधर सिंह, वो और हम यहाँ से खूड़ी तक बस में गए, खूड़ी से म्याजलार तक हम वन विभाग के ट्रक में गए, म्याजलार से 2 घंटे बाद हम ये PhD की एक पंप सेट लेकर जिप जा रही थी, उसमें हमने लिफ्ट मांगी, और पोचीना से करड़ा तक तब सड़क नहीं थी, हमने पैदल दौरों में 8 किलोमीटर तक पथ। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं मुखातिब हो रहा हूँ एक खाटी कांग्रेसी नेता, वर्तमान में जैसलमेर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। इनका परिचय बहुत विराट हो सकता है, मतलब अगर मैं परिचय पढ़ने पर आऊं तो मैं स्मरण नहीं कर पाया, इतनी लंबे समय तक इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी सेवाएं रही हैं। UIT के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जो नगर निकाय ब्यास नगर सुधार न्यास जो संस्था होती है, बीसू का 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो होता है उसके उपाध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं, सम पंचायत समिति से पंचायत समिति सदस्य रहे हैं और कई महमनीय पदों पर कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं लगातार देते आ रहे हैं। संगठन सृजन की बातचीत चल रही है, तो हो सकता है इनकी तरक्की भी हो जाए आगे, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। तो इस सिलसिले में अब तक उनका कैसा कामकाज रहा जिला अध्यक्ष रहते हुए और प्रीवियस समय भी, तो उस समय उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ में उम्मेद सिंह जी तबर हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया, याद किया, इसके लिए। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सर मैं 4-5 महीने से यहाँ लगातार कवर कर रहा हूँ, कई धरना प्रदर्शन आंदोलन मैंने कांग्रेस के भी कवर किए हैं जी। आप इतना ऊर्जावान कैसे रहते हैं? कौन सी चूरन चटनी चल रही है? मैं यहाँ वो आपने स्मार्ट मीटर को लेकर के किया था, तो आप नारे लगवा रहे थे, जो प्रतिष्ठान दिख रहा था कि फलान चंद जी का कहना है स्मार्ट मीटर बंद करो, बहुत क्रिएटिव ढंग से आप नारे लगवा रहे थे। देखिए, जनता का प्यार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सहयोग, समर्थन और बड़े बुजुर्गों की दुआएं, ये मेरी ताकत है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं जुड़कर कार्य कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है बहुत विशाल विचारधारा है। जो हमारे वेदों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, वो सिर्फ वेदों में लिखा है और उसको कुछ लोग सिर्फ स्लोगन के रूप में बोलते हैं, लेकिन वो चरितार्थ नहीं करते हैं। जबकि कांग्रेस ये मानती है कि वाकई वसुधैव कुटुंबकम है और पूरा विश्व हमारा परिवार है, कुटुंब है, उसी के अनुसार कांग्रेस काम करती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो हमें विचारधारा दी, महात्मा गांधी ने जो हमें प्यार सिखलाया, मोहब्बत सिखलाई, इंसान का इंसान से भाईचारा हो जो सिखलाया, वही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी के बल पर हम तमाम व्यक्तियों की, तमाम नागरिकों की, तमाम जीव जंतुओं की, तमाम पशुधन की, तमाम वनस्पति की और सभी लोगों से प्यार करते हुए सभी के मान सम्मान की लड़ाई, सभी के हकों की लड़ाई लड़ें, ये हमारा विचार है, यही हमारी ऊर्जा है, यही चटनी है जिसको चाट कर हम प्रतिदिन ऊर्जा के साथ मैदान में उतरते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। सर, बहुत लंबा समय आपका सार्वजनिक जीवन रहा है राजनीति में, लेकिन दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताएंगे शुरुआत कैसे आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े और किस किस क्रम में फिर ये यात्रा आगे बढ़ती गई? देखिए, इनिशियल में बचपन से ही, मेरा जन्म बाड़मेर का है, मेरे पिताजी वहाँ सर्विस करते थे जी। तो मेरा और मेरे बड़े भैया का जन्म और पढ़ाई लिखाई सारी बाड़मेर की है। और बाड़मेर की जिस प्राथमिक विद्यालय में हमने पढ़ाई की, उस प्राथमिक विद्यालय का नाम है बाल मंदिर बाड़मेर जी। बाल मंदिर बाड़मेर कांग्रेस विचारधारा के उस समय जिस समय मेरा जन्म हुआ है, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तत्कालीन वहाँ के जो कांग्रेस के परिवार थे, कांग्रेस के लोग थे, उनके द्वारा स्थापित की गई एक निजी संस्थान थी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल, बाड़मेर जिले का पहला, शहर का पहला प्राइवेट स्कूल बाल मंदिर बाड़मेर था।
जहां जिसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, संरक्षक रहे वृद्धिचंद जी जैन साहब, दयाराम जी पालीवाल, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक वृद्धिचंद जी का मैंने जिक्र कर दिया, पूर्व विधायक पंडित देवदत्त जी तिवारी भी उसके अध्यक्ष रहे। और वहां से ही कांग्रेस गांधी और महात्मा गांधी के विचारों को वहीं से अंगीकार करते हुए मैंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से अपने अंदर बीज तभी से बो दिए थे। उस समय मेरे विचारों में कांग्रेस के प्रति, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, देश के शहीदों के प्रति तब से बीज बोए गए जो आज तक अनवरत चल रहे हैं। उसके बाद मैं 1993 में जैसलमेर आया। 93 में जैसलमेर आने के बाद जैसलमेर में 1996 से मैं जैसलमेर मतलब पढ़ाई के सिलसिले में आना हुआ? नहीं, मूल रूप से हम लोग जैसलमेर के रहने वाले हैं। अच्छा। पिताजी नौकरी करते थे बाड़मेर, पीडब्ल्यूडी में ओवरसियर थे, दीनदयाल जी नाम था उनका। और वो चूंकि उनकी पोस्टिंग 1956-57 में पीडब्ल्यूडी बाड़मेर में हुई थी और उन्होंने आजीवन वही नौकरी की और 91 में वो रिटायर हो गए। 91 में रिटायर होने के बाद 1993 में मैं, मेरे पिताजी, मेरे माताजी वापस हमारे मूल गांव, मूल घर जैसलमेर आ गए और यहाँ आकर मैं अपना व्यवसाय कर रहा था। इसी दौरान मुझे 96 से लोकसभा चुनाव जो 96 के हुए, तब से मैं कांग्रेस में यहाँ से सक्रिय कार्य करने लगा हूँ। और उसके तुरंत बाद ही मुझे जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मैं 10 साल युवा कांग्रेस जैसलमेर का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, 1.5 साल प्रदेश महासचिव रहा हूँ युवा कांग्रेस का। उसके बाद मैं एक कार्यक्रम चला था जो सुनील दत्त साहब ने कार्यक्रम दिया था पूरे देश को, जिसको राहुल गांधी जी ने 2008-9 में लागू किया था, आम आदमी का सिपाही। अच्छा। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें आम आदमी का सिपाही बनकर किस तरह जनता के बीच जाकर काम करना है, उसका मैं स्टेट का कोऑर्डिनेटर रहा, जोधपुर संभाग का इंचार्ज रहा। फिर मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओबीसी प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव रहा। इस दौरान मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होते हुए पंचायत समिति सम का इलेक्टेड मेंबर रहा, उस क्षेत्र से जहां कांग्रेस की कभी गाड़ी नहीं घुसती थी। जब आप जिले में यूथ के अध्यक्ष थे उसी दौरान आपने मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उस पद पर रहते हुए जी हाँ, चुनाव भी जीता था। मैं पहला ऐसा जिलाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता, और वो भी पंचायत समिति सदस्य का, सम पंचायत समिति के उस क्षेत्र से जो आजकल फतेहगढ़ में आती है। देवड़ा, तेजमालता, अड़बाला, छतंगड़ और कपूरिया, ये 5 पंचायतें 11 नंबर ब्लॉक की हुआ करती थी और यहाँ कांग्रेस की गाड़ी घुसना भी मुश्किल होता था। राजपूत बाहुल्य वहां से नहीं, सभी जातियों का है वोट वहाँ, और राजपूत बाहुल्य, बिल्कुल सही कहा आपने। कोर वोटर बीजेपी का कोर वोटर है, राजपूत बाहुल्य है। मुझे 36 कौम का सहयोग मिला, मुझे राजपूत समाज का भी आशीर्वाद मिला, मुस्लिम का भी मिला, एससी का भी मिला, ओबीसी का भी मिला। 36 कौम ने मेरा समर्थन किया और मैं 1322 मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीता था। उस समय जैसलमेर जिले के जीतने वाले सभी पंचायत समिति सदस्यों से सर्वाधिक मतों से जीता हुआ मैं था, 1322 मतों से, और वो सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र था और सर्वाधिक पंचायतों वाला पंचायत समिति क्षेत्र था, वहां से मैं जीता। उसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस का सचिव रहा, मैं 3-4 जिलों में ऑब्जर्वर बन के गया। फिर मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहते हुए बाड़मेर जिले का प्रभारी रहा। इस दौरान मुझे 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर और इंदौर भेजा गया। मंदसौर और इंदौर में हम लोग लगभग 45 दिन रुकते हैं। साल 2014 से पहले मैं 2008 में आपको रोकूंगा। 2008 में आपकी टिकट की संभावना बनी थी, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो टिकट आपका काट दिया गया। क्या वजह रही? नहीं, ये कोई बड़ी वजह नहीं थी, बहुत ही सामान्य सी बात थी। इस समय पैनल गया था, जो पोखरण विधानसभा से 3 का पैनल गया था। परिसीमन के बाद पोखरण विधानसभा पहली बार जिले में बनी थी और जैसलमेर जो अब तक 1.25 सीट रखती थी, 1 सीट जैसलमेर की, और हमारी 22 पंचायतें जो फतेहगढ़ क्षेत्र की थी वो लगती थी शिव विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में। वो पहली बार वो 22 पंचायतें जैसलमेर विधानसभा में आ गई और परिसीमन के बाद पोखरण विधानसभा एक अलग हिस्सा नया बन गया। तो पोखरण का जो पैनल था उसमें साले मोहम्मद जी, तत्कालीन प्रधान एडवोकेट अब्दुल रहमान मेहर और पूर्व प्रधान सुनीता भाटी जी वहां के पैनल में, कांग्रेस पैनल में थे। और जैसलमेर के कांग्रेस पैनल में स्वर्गीय गोवर्धन कल्ला जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं जी, और 2006 के हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय जनक सिंह जी भाटी साहब, सोना होटल के मालिक और पूर्व विधायक, पूर्व जिला प्रमुख कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गोपाल सिंह जी के सुपुत्र मदन सिंह जी का भी नाम था, और चौथा नाम मेरा था, उमेश सिंह तंवर, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष में यूथ कोटे में था हमारा नाम। तो उस समय कांग्रेस में एंथनी कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई थी और एंथनी कमेटी की रिपोर्ट लागू होने की वजह से जो व्यक्ति लगातार 2 चुनाव हारा है उसको टिकट नहीं मिलेगा, जो व्यक्ति पिछला चुनाव 15,000 से अधिक मतों से हारा है उसको टिकट नहीं मिलेगा, जो व्यक्ति 17 साल की उम्र पार कर चुका है उसे टिकट नहीं मिलेगा। इन कारणों से उम्र के दायरे में आने की वजह से गोवर्धन कल्ला जी को टिकट नहीं मिला।
और पिछला चुनाव 2003 का जनक सिंह जी 31,000 मतों से हारे थे, इसलिए वो भी फिल्टर हो गए। शेष नाम बचे थे दो, मेरा और मदन सिंह जी का। मदन सिंह जी कांग्रेस में तब लगातार 24/7 सक्रिय नहीं रहते थे, तो वो रिपोर्ट में कहीं न कहीं से ऐसा गया था, तो उनका भी नाम कट गया। तब स्वाभाविक नाम मेरा रह गया। तो मुझे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत जी, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने, तत्कालीन हमारे जो इंचार्ज थे राजस्थान के मुकुल वासनिक जी ने, स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबने मुझे हरी झंडी दी थी और मुझे कहा कि चुनाव लड़ सकते हो, आप लड़ लोगे। मैंने उन्हें स्वीकृति दी और उसके बाद आखिरी मौके पर उन्होंने अपनी तरफ से सारी हरी झंडी दे दी थी। सारा कुछ तय था, लेकिन अंतिम समय पर समीकरण बदले और वो टिकट जो मैंने मांगा था वो श्रीमती सुनीता भाटी जी को दे दिया गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सुनीता भाटी जी भी चुनाव लड़े तो हमने उनका पूरा तन मन धन से सहयोग किया और पूरा समर्थन किया। वो भी हमारे परिवार की सदस्य रही है, कांग्रेस की प्रधान रही है पंचायत समिति साकड़ा की, हमारी बड़ी बहन जैसी है, और वो कृषि मंडी के चेयरमैन भी रही हैं। उन्हें भी टिकट दिया तो हमने तन मन धन से काम किया। ये अलग बात है कि थोड़े से मतों से वो हार गई, शायद गोवर्धन कल्ला जी और किशन सिंह जी भाटी खड़े नहीं होते तो सुनीता भाटी जी जीतती। सर, मैंने कई जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के टच में रहा हूँ और भी पार्टियों के जिलाध्यक्षों के टच में रहा हूँ। अगर कोई साल 2 साल भी इस पद पे, आप तो खैर यूआईटी में भी रहे, बिसूका में भी रहे, कई ऐसे पदों पर रहे जी, कोई भी व्यक्ति साल 2 साल भी ऐसे पदों पर रह जाता है तो फॉर्च्यूनर, गाड़ी घोड़ा, बंगला, मकान, दुकान, मतलब अच्छा वैभव वो प्राप्त कर लेता है। अब वो क्या स्रोत होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो अभी स्कूटर से आए और बहुत ही साधारण आपकी दिनचर्या और वो रहती है, तो क्या मौके नहीं मिले या बना नहीं पाए? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति पैसा कमाने का काम नहीं है। राजनीति पैसा बनाने के लिए हम लोग नहीं आए। राजनीति सेवा का कार्य है, जनता की सेवा करनी है। इस उद्देश्य से हम राजनीति में आए हैं। मैं जैसलमेर यूआईटी का प्रथम चेयरमैन रहा। मुझे कुल 36 महीने का मेरा कार्यकाल था, लेकिन 24 महीने में समाप्त हो गया क्योंकि राज्य की सरकार बदल गई। तो सरकार बदल गई तब मैंने नैतिकता के आधार पर, राजनीतिक शुचिता जो कहती है, मैंने इस्तीफा दे दिया। कई लोग ऐसे थे जो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैंने राजनीतिक शुचिता के चलते, जिस पार्टी ने हमें यूआईटी चेयरमैन बनाया, जब उस पार्टी की सरकार नहीं है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने हमें यूआईटी चेयरमैन बनाया, जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो राजनीतिक शुचिता ये कहती है कि हमें अपने पद पर बना नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने आगे होकर जयपुर जाकर अशोक गहलोत जी को अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन इन 24 महीने के कार्यकाल में भी यूआईटी का प्रथम चेयरमैन होने के नाते मेरे लिए सारा चैलेंजिंग था। यूआईटी साल 2009 में गठित हुई थी। 2009 के 9 सितंबर 2009 को यूआईटी जैसलमेर की घोषणा हुई थी और यूआईटी चेयरमैन मुझसे पहले जिला कलेक्टर हुआ करते थे। मैंने जिला कलेक्टर एमपी स्वामी साहब से चार्ज लिया था और 24 महीने बाद मैंने अब जब इस्तीफा दिया तो इस समय तत्कालीन कलेक्टर थे एलएन मीणा, मैंने उनको अपना इस्तीफा सौंपा था। उन्हें क्षमा करें, मैंने उनको चार्ज दिया था, इस्तीफा मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। तो 0 से स्टार्ट किया था। यूआईटी में न लैंड बैंक था, न बजट था, न स्टाफ था, न बिल्डिंग थी, न गाड़ी थी, न कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। आम लोगों की धारणा ये है कि उम्मेद सिंह जी यूआईटी चेयरमैन रहे हैं, तो यूआईटी एक कोई वित्तीय निकाय तो होती नहीं है, फंड्स तो इसके पास आते नहीं है, तो आप वो भी थोड़ा सा क्लियर करें। जी हाँ, बिल्कुल। यूआईटी में कोई फंड नहीं आते हैं, यूआईटी में क्रिएट करने पड़ते हैं। आपको जो लैंड बैंक मिलती है, उस लैंड बैंक की प्लानिंग कीजिए, उसे डेवलप कीजिए, उसे सेल कीजिए, उसे नीलामी कीजिए, उससे जो पैसा आता है उससे जनता की सेवा कीजिए, लोगों के लिए सुविधाएं जुटाइए, काम कीजिए, चाहे सामुदायिक विकास भी कीजिए, सड़कें भी बनाइए, बिल्डिंग भी बनाइए, ऑफिसेज भी बनाइए, और जन सुविधा के लिए आपको कार्य करना होता है। तो मैंने यूआईटी चेयरमैन रहा तो मेरे साथ दिक्कत ये थी कि 0 से स्टार्ट करना था। ऑफिस भी नहीं था, स्टाफ भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, लैंड बैंक भी नहीं था। मेरे लिए सारा चैलेंजिंग था। मैं 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार से लोन के रूप में लाया। अच्छा। 1 करोड़ रुपए, क्योंकि राज्य सरकार के तत्कालीन वित्त प्रमुख शासन सचिव थे गोविंद शर्मा जी। तो मैं गोविंद शर्मा जी के पास गया तो गोविंद जी ने मुझे कह दिया कि हम आपको बिना ब्याज का पैसा नहीं दे सकते। मैंने कहा यूआईटी अभी स्थिति में नहीं है कि हम आपका ब्याज भर सके, इसलिए मुझे बिना ब्याज का पैसा चाहिए। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप रूडिप को चले जाइए। मैंने रूडिप को जाकर प्रयास किए तो मुझे 15 दिन के अंदर 1 करोड़ का लोन मिला। उस लोन के माध्यम से हमने यूआईटी को रनिंग किया और जिस दिन मैंने रिजाइन किया उस दिन 25 करोड़ रुपए यूआईटी के अकाउंट में थे, 25 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो चुके थे और 25 करोड़ के रुपए के काम जनता के बीच शुरू हो चुके थे। ये स्थिति में छोड़ के गया था और जो भी यूआईटी में जो कुछ हुआ है वो मुझे सौभाग्य मिला। मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ
जैसलमेर की जनता का जिनकी शुभकामनाएं दुआएं थी, और कांग्रेस के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी का, और तमाम कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैंने काम करके दिखाया। रही बात, मैं मोटे तौर पे क्या स्कूटर पे चलता हूँ, तो मेरा मानना है कि सादा जीवन उच्च विचार। साधन हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, हम लोगों के दिलों में कितना रहते हैं, हम लोगों के लिए काम कितना कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसलमेर शहर के लिए मैंने महत्वपूर्ण कार्य किया, ये मुझे इस बात का बड़ा संतुष्टि है कि मैंने जैसलमेर शहर की जनता के लिए काम किया। वो काम ये था कि जैसलमेर शहर चूंकि रियासतकालीन शहर है, और यहाँ सभी समाजों के, सभी जातियों के, एक जाति में भी 3-3 अलग अलग शमशान घाट है, अलग अलग समाधि स्थल हैं, और अलग अलग कब्रिस्तान है। उन लोगों के लिए समाधि स्थल पर, कब्रिस्तान पर और शमशान घाट पर कोई भी सुविधा नहीं है। पुराने जमाने में सब शमशान घाट के नजदीक में तालाब होते थे, उन तालाबों में जो दाह संस्कार के पश्चात लोग जाके स्नान करते थे, फिर घर लौटते थे। लेकिन वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जैसलमेर के सारे कैचमेंट खत्म हो चुके हैं। गड़ीसर तालाब के अलावा जितने भी इर्द गिर्द, शहर के इर्द गिर्द जितने भी तालाब थे छोटे बड़े, सबके कैचमेंट खत्म हो गए। चाहे गुलाब सागर है, चाहे डेडांसर है, चाहे और कोई तालाब है, सभी के कैचमेंट खत्म हो गए। सभी जगह आबादी बढ़ गई है, कॉलोनियां कट गई है। उनका कैचमेंट खत्म होने के कारण उन लोगों को असुविधा थी। मैंने शमशान घाट में सभी समाजों को बुला बुला कर 10-10 लाख के काम दिए। वहाँ टाँके बनवाए, बाउंड्री वाल बनवाई, वहाँ बैठने के लिए छायादार पटियाल बनवाई, वहाँ टीन शेड बनवाया ताकि बरसात के समय दाह संस्कार करने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से मैंने वहाँ शौचालय और स्नानगार बनाए, जो वहाँ की आवश्यकता थी। ये मूलभूत आवश्यकता, क्योंकि मरने के बाद हर व्यक्ति मतलब मरता है, जब मरता है तो निश्चित तौर पर उसे शमशान घाट या समाधि स्थल या कब्रिस्तान ले जाया जाता है, और सभी के जो संस्कार होते हैं वो सभी को करने होते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने सभी समाजों को बुला कर दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जैसलमेर शहर के 49 समाज के समाजों को समाधि स्थल पर, कब्रिस्तान पर और शमशान घाट पर 4 करोड़ 90 लाख के काम करवाए, और उनसे जैसलमेर शहर का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित है, खुश है। और ये मेरी शुरू से इच्छा थी। मुझे लगता था कि मुझे कभी कलम हाथ में आई, ऊपर वाले ने कभी कलम मुझे दी, तो मैं किसी को याचक नहीं बनाऊंगा कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे हाथ जोड़ के घूमे या मुझे एप्लीकेशन दे, मुझसे मांग करे। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पब्लिक की समस्याओं को समझूं और समझकर उन पर कार्य करूं, कार्य करते हुए उनकी इन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर होकर आगे का काम करूं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि पालीवाल समाज के ब्राह्मण जब लोग आए मेरे पास, मैंने उन्हें बुलाया और उनसे जब मैंने पेशकश की, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि हमने इस जीवन में न जाने कितने लोगों को हराया, कितने लोगों को जिताया, लेकिन जिताने के बाद उनके पास जब 1 लाख रुपए भी हम मांगने जाते थे तो वो ना नुकर करते थे या देते नहीं थे। आप पहले व्यक्ति हैं जो सभी समाजों को बुला बुला कर 10-10 लाख के काम दे रहे हैं। आपकी सोच देखकर मेरी आंखों में आंसू है। निश्चित तौर पर वो आंसू नहीं, आशीर्वाद थे मेरे लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के दिल में उतरने के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आंसू यूं ही नहीं छलकते, आंसू तब छलकते हैं जब दिल को कोई बात या तो ठेस पहुंचती है या दिल को कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है, तब आंसू निकलते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए आंसू है, और वो मैं उस आंसू को आशीर्वाद समझ के काम करता हूँ। और मेरा पहले दिन से यही ध्येय है कि आम जन की सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनको कष्ट के हरने के लिए काम करूँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैं कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कुछ रायशुमारी कर रहा था, तो कुछ लोग बता रहे थे कि जब आप जिलाध्यक्ष बने थे उससे पहले 8 साल तक कांग्रेस का जो भवन था, जो कार्यालय आपका चलता है, वो बंद हुआ करता था जी। उसके बाद आपने उसको सक्रिय रूप से चालू किया, तो क्या वजह थी, क्यों बंद था और कैसे आपने चालू किया? देखिए, मैं किसी के पुरुषार्थ को कम करके नहीं आऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे पहले जो काम करते थे या जिस जिम्मेदारी पे थे वो काम नहीं करते थे, लेकिन ये तय मानिए कि जो आपको कार्यकर्ताओं ने कहा वो भी गलत नहीं है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस संगठन लंबे समय से जिस तरीके की उम्मीद हमसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है, जिस तरह की उम्मीद हमसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करती है, जिस तरह से जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता हमसे करती है, उस तरीके से वो काम नहीं करते थे। नित्य का कार्यालय नहीं खुलता था, लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, लोगों के काम नहीं होते थे। जबकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद कार्यालय को नियमित खोलना और 2 वक्त खोलना, इसका हमने नियम बनाया। साथ ही साथ सारे बैठकें, कार्यक्रम वो कार्यालय में आयोजित किए, वरना कई लोग अपने घरों या होटलों में उसको करना चाहते हैं। जब होटलों तक कांग्रेस को सीमित कर देंगे तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति होटल तक नहीं पहुंच पाएगा, ये तय मानिए।
कांग्रेस का घर है, कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस का घर है। आज चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, चाहे सोनिया गांधी जी है, चाहे राहुल गांधी जी, कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोग कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर फैसले करते हैं, कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर मीटिंग करते हैं, वहीं से आदेश जारी होते हैं, वहीं से प्रक्रिया चालू होती है। ऐसा ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी होता है और ऐसा ही हर निचले स्तर पर होता है। सभी जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय हैं, सभी लोग अपना कार्यालय में बैठकर काम करते हैं। वो मैंने जिम्मेदारी निभाई है, ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सक्रिय रूप से अपना काम पूरी कर्मठता के साथ करूं। इसके लिए मैंने कार्यालय दोनों टाइम खोला और इसके लिए कार्य किया। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, मेरी जिम्मेदारी थी जिसको मैंने निभाया है। हम बीजेपी की मीटिंगों भी अटेंड करते हैं, कांग्रेस की मीटिंग में हमने अटेंड किया। बीजेपी का जो कार्यालय एकदम 5 सितारा स्तर का है, वहाँ के जो सभा भवन है, कॉन्फ्रेंस हॉल बने हुए हैं, घूमने वाली चेयर लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय आज भी फर्श बिछा करके मीटिंग कर लेते हैं। तो राजनीति में जिस तरह से पूंजीवाद का चलन आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने आज से 140 साल पहले जिसका गठन हुआ, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के एक मैदान से कांग्रेस का गठन हुआ था और तब से चली हुई कांग्रेस अब तक जो पहुंच रही है, आप इससे सोचकर देखिए कि कांग्रेस का दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो अभी कुछ समय पहले बना है, लगभग 1 साल पहले बनकर तैयार हुआ है। तय मानिए कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय अब बनकर तैयार हुआ है, ऐसे में सोच लीजिए कि कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी अनीति को बढ़ावा नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी अलग गलत तरीके से अर्थ कमाने को अपना हथियार नहीं बनाया। इसी वजह से कांग्रेस के कार्यालय अब बन रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में आते ही जिस तरीके की 5 स्टार कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया है और दिल्ली और जयपुर छोड़िए पूरे भारत में जिला स्तर पर जैसे जैसे उन्होंने भवन बनाए हैं, तय मानिए ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने का सीधा सीधा रास्ता है। और पूंजीवाद का क्या तरीका रहता है आप भली भांति जानते हैं। आप DU से पास आउट हैं, आपने जर्नलिज्म में कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप भली भांति जानते हैं कि उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल क्या है। कांग्रेस सादगी में विश्वास रखती है, सहजता में विश्वास रखती है, कांग्रेस साथ बैठने में विश्वास रखती है, प्यार से जाजम पर साथ बैठकर फैसले करती है। ये कांग्रेस का कल्चर है जो 1885 से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, उसी को हम एडॉप्ट करके चल रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूंजीवाद पर आधारित है। जिस तरीके से वो भारत में इस समय पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, जिस तरीके से भारत की बनाई हुई संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जो संस्थाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी, वो सारी संस्थाएं आज बिक रही है। रेलवे गिरवी पर चला जा रहा है, देश के सारे संस्थान चल गए हैं। ऐसी स्थिति में आप सोच कर देखिए कि क्या स्थिति है देश की, कि पूंजीवाद का इतना ज्यादा चलन भारत को कमजोर कर रहा है। क्योंकि पूंजीवाद का ये जो चेहरा जो देख रहे हैं, उससे आम गरीब आदमी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारत की 60% जनता अशिक्षित, कमजोर और गरीब है। उस गरीब व्यक्ति की हिम्मत नहीं है ऐसे 5 स्टार होटल के जैसे रूम में। पूंजीवाद का स्वप्न कांग्रेस ने दिखाया सर, 91 में जो रिफॉर्म्स हुए थे मनमोहन सिंह जी ने किए। कांग्रेस ने पूंजीवाद का सपना नहीं दिखाया, कांग्रेस ने उदारवाद दिया। क्योंकि उस समय 1988 से लेकर 1990-91 तक जो सरकारें केंद्र सरकार में थी, चाहे पीवी नरसिम्हा राव से पहले वीपी सिंह जी थे और वीपी सिंह जी के बाद में चंद्रशेखर जी आए थे। उस समय की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, चाहे यशवंत सिन्हा थे, चाहे मधु दंडवते थे, उन लोगों ने भारत के रिजर्व बैंक का वो सोना जो गिरवी रखा जाता था, रिजर्व बैंक में रखा जाता था प्रत्येक नोट के बदले, क्योंकि प्रत्येक नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर से एक शपथ लिखी होती थी कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे हस्ताक्षर होते थे गवर्नर। तो 100 रुपए जितना सोना रिजर्व बैंक में रखा जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक तब जाके 100 रुपए का एक नोट छापती थी। तो जो राशि छापी जाती थी उतना सोना रखा जाता था रिजर्व बैंक में। ये रिजर्व बैंक का जो सोना गिरवी रखा गया, ये वीपी सिंह जी के काल में रखा गया, ये चंद्रशेखर जी के काल में रखा गया। और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब ये सोना वापस लाया गया। तब देश में उदारवाद लागू हुआ, वैश्वीकरण लागू हुआ और इस उदारवाद के माध्यम से एक आर्थिक परिवर्तन हुआ देश में। इस आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से देश में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और वो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि 2004 से लेकर 2002 से लेकर 2010 के बीच में, जब पूरी दुनिया में अमेरिका, यूरोप सहित पूरी दुनिया में
बड़े बड़े देशों में आर्थिक जब आर्थिक संकट आया, आर्थिक मंदी आई, बैंक डूबने लगे, सरकारी कर्मचारियों की छटनी होने लगी, भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर पूरी दुनिया में उभरा। भारत में ना तो बैंकें बंद हुई, ना किसी का पैसा डूबा, ना अर्थव्यवस्था खत्म हुई, और मजबूती के साथ स्टेबलिश रही। पूरी दुनिया ने उस समय भारत के सामने देखा, और पूरी दुनिया ने उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाकर राय ली उनसे, और उनकी आर्थिक नीतियों को उन्होंने अपने देशों में लागू किया, और वो भी आज किसी न किसी उसी अर्थव्यवस्था पे चल रहे हैं जो विचार उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। सर, एक जाति का विमर्श हर सब्जेक्ट में घूमता रहता है, खेल की बात हो या राजनीति की बात हो या शिक्षा की बात हो। अगर कोई उपलब्धि हासिल कर लेता है तो सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आ जाती है कि फला जाति के लोगों ने ये काम कर दिया। तो राजनीति में आप जातिवाद को कहाँ तक ठीक मानते हैं? देखिए, राजनीति के विचार से जातिवाद ठीक नहीं है, लेकिन जातिवाद है इस बात को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि समाज में तरह तरह की विकृतियां हैं। उस विकृति को भी एक समझ लीजिए कि एक विकृति आ गई समाज में कि समाज के नाम पर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। बेसिकली सच्चाई ये है कि हम जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तभी हमारी ताकत बनती है ना, और इसके बिना संभव ही नहीं है। जिस तरीके से गंगा नदी निकलती है तो उसके साथ अलकनंदा जुड़ती है, उसके साथ और नदियाँ जुड़ती है। जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब तक मेरे ख्याल से 5-7 नदियाँ उसके साथ हो जाती है, तब जाके उसका प्रताप बढ़ता है, तब जाके उसका दायरा बढ़ता है। माली का बगीचा भी तभी सुंदर लगता है जब तरह तरह के फूल हो। ठीक इसी तरीके से समाज में सभी लोगों का योगदान है। समाज को बढ़ाने के लिए सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, और सभी की बराबर भागीदारी। मैं कभी किसी की भागीदारी कम करके नहीं आंकता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि सिर्फ समाज के भरोसे है तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और समाज में सबका सहयोग चाहिए। कोई व्यक्ति, चाहे राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे सामाजिक व्यक्ति है, चाहे मैं तो कहता हूँ निजी रूप से भी कोई अपना व्यवसाय भी कर रहा है, तो व्यवसाय भी एक जात के आधार पर नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कितना भी एकाकी रह जाए, लेकिन वो तब तक अधूरा है जब तक सब लोगों का संपूर्ण सहयोग नहीं मिल जाता। हम माँ के पेट में, गर्भ में जब पलते हैं, वहाँ से लेकर बाहर निकलने से लेकर हमारा बचपन, हमारी किशोर अवस्था, हमारी युवा अवस्था, आते आते और जब आगे बढ़ते हैं तो न जाने कितने हजारों लाखों लोगों का हमारे जीवन में सहयोग होता है कि हमको किसने पढ़ाया, किसने खिलाया, किसके सिए हुए कपड़े हमने पहने, किसके गांठे हुए जूते हमने पहने, हमने कहाँ अपने बाल कटवाए, कहाँ हमने अपना जीवन बिताया, किन स्कूलों में पढ़े हम, किन विद्यालय में पढ़े, किस कॉलेज में पढ़े, किस खेल मैदान में गए। हर जगह, हर स्थान पर अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग समय योगदान रहा है, और वो योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानना, उसे गढ़ना और उसे आगे बढ़ाने में हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों का योगदान होता है, तब जाके व्यक्ति बड़ा बनता है। इसलिए मेरा मानना है कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने कर्म में जानकार रहे, संवेदनशील रहे, जिम्मेदार रहे, दूसरे के दर्द को समझे, और जब दूसरे के दर्द को समझेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, और वो दूसरे की भावनाओं को समझ कर काम करेगा तो उसकी खुद का भी व्यक्तित्व विकास होगा। आप यकीन नहीं करते जाति में और जातिवाद में, लेकिन जिस संगठन के लिए आप काम करते हैं वो तो रह रहकर जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। जी हाँ, तो ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं होगी? ये विरोधाभासी नहीं है। इसका कारण ये है कि जातिगत जनगणना एक सच्चाई है जिसको हम भुला नहीं सकते। क्यों नहीं भुला सकते? कि जब देश में इतने सारे धर्म है, इतनी सारी जातियां हैं, ये भारत दुनिया का एक पहला ऐसा देश है जहाँ इतनी सारी विविधताएं, जहाँ अरावली पर्वतमाला भी है, जहाँ हिमालय भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है, जहाँ मैदानी इलाके भी हैं, जहाँ जंगल भी हैं, जहाँ वनस्पति के क्षेत्र भी हैं, जहाँ समुद्र का तट भी है। ऐसी इतनी सारी विविधताओं वाली जो धरती है, उसमें इतने सारे अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से समाज को बनाने में, समाज को बढ़ाने में, समाज के सहयोग के लिए जो खूब सारी जातियां हैं, जब तक सरकार के पास उनके सही आंकड़े नहीं आएंगे तब तक उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा। मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि आपकी सरकार ने भी, मनमोहन जी की सरकार थी, अंदर खाने जातिगत जनगणना करवाई थी। जी हाँ, हालांकि उसके डेटा पब्लिश नहीं की थी। 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन विपक्ष और मीडिया के दबाव में उन्हें रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ बना दिया गया था कि जातिगत जनगणना बाहर आने से विपक्ष जो भी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इन लोगों ने ऐसा हुआ बनाया
और मीडिया ने उस हुए को बहुत बड़ा बना के, विशाल बना के दिखा दिया कि अगर जातिगत जनगणना बाहर आ गई, जातिगत आंकड़े बाहर आ गए तो न जाने क्या हो जाएगा, भारतीयों को विस्फोट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि आप इसको समझ के देखिए, 100 लोगों का एक परिवार है, उस 100 लोगों के परिवार में मुखिया जो है वो कोई फैसला लेना चाहता है तो उससे पहले उसके पास आंकड़ा होना चाहिए कि मेरे घर में बुजुर्ग कितने हैं, मेरे घर में बच्चे कितने हैं, मेरे घर में बालिग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, किशोर अवस्था के कितने हैं, युवा अवस्था के कितने हैं, प्रौढ़ अवस्था के कितने हैं, फिर उनकी जरूरतें क्या है, फिर उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनके भौतिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके जीवनोपार्जन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सब ठीक इसी तरीके से सरकार जब तक सरकार के पास ये आंकड़े नहीं होंगे कि हमारे पास, हमारे देश में किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उनका आंकड़ा जब तक नहीं होगा तब तक तय मानिए आंकड़े के बिना सरकार योजनाएं नहीं बनाती है। सरकार जब वेलफेयर की योजनाएं बनाती है, सरकार जब जनहित के लिए योजनाएं बनाती है तो उसके पास आंकड़े होने चाहिए और जातिगत आंकड़े होंगे तो उनके अनुरूप कार्य हो सकेगा। मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि मिट्टी का काम करने वाले, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार प्रजापति जाति है, वो भारत में कितनी है। अगर आंकड़ा बाहर आ जाएगा तो सरकार उनके वेलफेयर के लिए, उनके हाथ के कामगार हैं वो, उनके कामगार के लिए कैसी योजना बनानी चाहिए ताकि वो और उनका परिवार जो है, उनका जो परंपरागत जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए हित की क्या योजनाएं होनी चाहिए। वैसे चर्मकार है जो जूते गांठने का काम करते हैं, चमड़े का बनाने का, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं बनाने वाले लोगों का आंकड़ा जब तक नहीं होगा पास में, तब तक उनके लिए, उनके शैक्षणिक, उनके आर्थिक और उनके भौतिक विकास के लिए योजनाएं कैसे बनेगी। तय मानिए ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको समझना पड़ेगा हमें कि देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना आने से ही उनके सामाजिक, उनके आर्थिक और उनके राजनीतिक हक सुरक्षित रह पाएंगे। उसका कारण यह है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुरूप योजना जब तक नहीं बनेगी तब तक उनका हक अधूरा रह जाएगा। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, उस एक्स व्यक्ति या एक्स समाज के लिए, एक्स जाति के लिए जो योजना बना रहे हैं, अब तक हम उनके लिए बजट का प्रावधान कर रहे थे 1% का। जातिगत जनगणना में जब आंकड़ा निकल के आता है तो पता चला कि वो तो जाति या वो जो वर्ग है उसकी संख्या तो 10% है। तो 10% जब उसकी जनसंख्या है तो उसके लिए योजना जो बने उसमें उनका 10% में, पूरी में 100% उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन आपके नेता एक बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। मान के चलिए जाटों का रेशो निकल के आ गया 20%, तो क्या सरकारी नौकरियों में 20% कर दोगे, राजनीतिक नियुक्तियों में 20% कर दोगे? ये विषय आरक्षण का नहीं है। यहाँ भी मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, ये विषय आरक्षण का नहीं है। इसको भ्रमित करने के लिए कई बार गलत परिप्रेक्ष्य में ले जाया जाता है, ऐसा विमर्श तैयार किया जाता है कि किसी जाति को बढ़ा के दिखाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि ये आरक्षण का विषय नहीं है, ये राजनीतिक हक का विषय नहीं है। ये तो पूरे भारत के, देखिए तय मानिए कि कर्नाटका में जो जातियां हैं वो सारी जातियां राजस्थान में नहीं है, केरल में जो जातियां हैं वैसी सारी जातियां हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पंजाब में जो जातियां हैं वैसी आसाम में नहीं है, और तमिलनाडु में जो जातियां हैं वो हरियाणा में नहीं है। सभी के अपने क्षेत्र हैं, सभी अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग वर्गों की अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनका कर्म है। कामगार लोगों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और राजनीतिक विकास के लिए ये जरूरी है कि सरकार उनकी जनगणना करवाए, जनगणना के आंकड़े बाहर आए और सरकार उसके अनुरूप योजना बनाकर उनको लाभान्वित करे, उनका शैक्षणिक विकास करे, उनका बौद्धिक विकास करे, उनका आर्थिक विकास करे, उनका राजनीतिक विकास करे और सभी को बराबर भागीदारी हो। क्योंकि ये हमारे भारत के संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उनमें ये मौलिक अधिकार है हमारा कि हमारी जितनी संख्या है उसके आधार पर हमें हक मिलना चाहिए। तो इसमें मैं मानता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इससे कहीं भी सामाजिक सौहार्द है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी जानते हैं हमारा सहिष्णु लोग हैं, हम सभी के साथ चलते हैं, सभी धर्मों, वर्गों और परिवारों को साथ लेकर चलते हैं। 36 कौम हमारे साथ है, हम उनके साथ है। हम तो कभी किसी के खिलाफ ना तो हम धार्मिक घृणा फैलाते हैं, ना हम राजनीतिक घृणा फैलाते, ना हम जातिगत घृणा फैलाते। हमारे लिए 36 कौम हमारे लिए सम्मानीय है और 36 कौम के विकास के लिए हमें काम करना, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसे जातियों को पता चल गया कि फला जाति इतनी है तो वो फिर जूत नहीं बच जाएगा आपस में? किस लिए बजेगा, मुझे बताइए किस लिए बजेगा? कोई संख्या किस जाति विशेष की संख्या ज्यादा है वो डोमिनेट करने की कोशिश करे कि भाई हम तो वोट की पावर है हमारे पास, मैन पावर है, मशल पावर है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मान लीजिए आप कि इस समय भारत में जो लोग जाति बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर और धन बल के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद
लोगों में सामाजिक चेतना जागेगी, और जो लोगों में जब सामाजिक चेतना जागेगी तो वो अपने हकों के प्रति जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर वो भी अपनी बात रख सकेंगे। क्यों कि एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। क्योंकि बच्चा अगर पालने में झूलता रहता है, चुपचाप सो रहा है, तो माँ सोचती है मैं घर का काम कर लूँ, लेकिन जैसे ही वो रोने लगता है तो माँ जाती है और उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है। ठीक इसी तरीके से लोकतंत्र में भी ये समस्या है कि आम जनता जब तक चिल्लाती नहीं है, जब तक मांग नहीं करती है, सरकारों की नींद नहीं जागती है, सरकारें और प्रशासन सोता रहता है, उनको जगाने के लिए रोना जरूरी है। तो ठीक वैसे ही जातिगत जनगणना का आंकड़ा आने के बाद सामाजिक चेतना जागेगी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने हक की मांग करेगा, और मांग के अनुरूप उन्हें हक मिलना भी चाहिए। चलिए जैसलमेर जिले की तरफ वापस लौटते हैं। जी हाँ। पिछले कुछ समय में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं आपके संगठन में। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बने हैं, महिला विंग की हुई है, कांग्रेस से बादल जो हरावल दस्ता है कांग्रेस का, उसकी भी नियुक्तियां हैं। लेकिन अंदर खाने की बात है, कार्यकर्ता में भी बात है कि उन नियुक्तियों में रूपाराम जी जो है पूर्व विधायक हैं उनकी ज्यादा चली है। तो कहीं आप भी इस तरह से इस चीज को मानते हैं कि आपको की पसंद को या आपके विचार को दरकिनार किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस परिवार है जैसलमेर कांग्रेस का मैं मुखिया होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए जैसलमेर जिले के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास करने वाला दूर दराज गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम सभी की साझा चर्चा के बाद, साझा सहमति के बाद कुछ काम करते हैं। और ये जितनी भी नियुक्तियां हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की सहमति है। और मुझसे भी पूछा गया था, निश्चित तौर पर जो काम करेगा उसे अवसर मिलेगा, और इसी आधार पर ये जिम्मेदारियां दी गई है। जैसलमेर कांग्रेस लंबे समय से दो दड़ों में बटी हुई है। कल परसों जो कार्यक्रम हुआ था उन्होंने रूपाराम जी ने भी कहा था कि मध्यस्थता कर दे तो बात बन जाए। दो दड़ों में बटी हुई है, फकीर परिवार और रूपाराम ग्रुप। फकीर परिवार अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, आप भी अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, तो कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई कि आप और फकीर परिवार मिलकर संगठन चला लें, एक अलायंस आप तैयार कर लें? इस तरह का विचार नहीं मन में आया? देखिए, मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, और मैं जब कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ या कल तक मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं भी था, तब भी मेरे लिए सभी व्यक्ति और सभी परिवार महत्वपूर्ण हैं। गाजी फकीर साहब और फतेह मोहम्मद जी आप संसार में नहीं रहे, मैं इन दोनों के साथ रहा हूँ, मैंने उनके लिए काम किया है, उनके साथ काम करने का मेरा लंबा अनुभव है। बाकी परिवार बाद में आगे बढ़ा है, मेरी उनमें भी शुभकामनाएं हैं, और मेरा जो यथाचित सहयोग होता है मैंने तब भी किया है, अब भी करता हूँ, हमेशा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात साथ मिलकर काम करने की, तो देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, दो हाथ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ताली नहीं बजेगी। एक तरफा प्यार चलता नहीं है, एक तरफा प्यार में नुकसान होता है। कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी, फकीर परिवार की तरफ से सहयोग नहीं मिलता आपको? मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी नहीं रखी। मैं अब तक अध्यक्ष बनने के बाद इनके गांव, भागू का गांव भी गया हूँ, इनके यहाँ के होटल भी गया हूँ, इनके पोखरण स्थित निवास पर भी गया हूँ, जयपुर स्थित बंगले पे भी गया हूँ, और प्रत्येक कार्यक्रम की सूचना भी देता हूँ। उनकी सामाजिक व्यस्तताएं हैं और भी कोई कारण हो सकते हैं। आप इतनी जगह गए हैं लेकिन वो कभी कांग्रेस कार्यालय नहीं आए हैं, तो ये उन्हें सोचना है। ये सवाल शायद आप मुझसे करें, इसके वजह उनसे जब करेंगे ना वो ज्यादा ठीक रहेगा। कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी करेंगे। क्योंकि मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, मेरा कांग्रेस से आज से जुड़ाव नहीं है। मैं तो जब छोटा सा था, मतलब मैंने जब 19-20 साल की उम्र थी, मैं बाड़मेर जिले में हेमाराम जी चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उनमें मैं उनका भी एजेंट रहा हूँ। और रामनिवास जी मृदा जो 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मैं उनका भी एजेंट रहा हूँ। बाड़मेर के स्टेशन रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ का मैं एजेंट रहा हूँ जी। तो मैंने तो अपना सफर स्टूडेंट यूनियन से शुरू किया है, मैं एनयूसीआई का कार्यकर्ता रहा हूँ, और मैंने बूथ एजेंट से शुरू करके आज जिला अध्यक्ष तक, प्रदेश सचिव तक, यूआईटी चेयरमैन तक कहाँ पहुंचा हूँ। मेरे विचारधारा है, मेरी विचार है, मेरा सोच है। मैं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता हूँ, मैं प्रेम, भाईचारे, सहिष्णुता में विश्वास रखता हूँ, मैं नफरत में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं धार्मिक नफरत हो, चाहे राजनीतिक नफरत हो, चाहे जातिगत नफरत हो, उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मानना है सारे इंसान एक जैसे हैं, सभी इंसानों में वैसे ही भाव होते हैं जैसे एक दूसरे इंसान में होते हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हम लोगों को इंसान बनाया है। ह्यूमन बॉडी सभी की एक जैसी, ह्यूमन ब्रेन सभी का एक जैसा है। हमने जातियां हमने बनाई है, धर्म हमने बनाई, धर्म और जाति के आधार पर व्यक्तियों को बांटा नहीं जा सकता, ये हमारी बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन हम तो सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, हम सभी जातियों में विश्वास करते हैं, सभी व्यक्तियों में विश्वास करते हैं, और हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में एक संस्था मानते हैं,
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सस्ता है, एक ताकत है जिसकी हमें आवश्यकता है, वो जो हमारा साथ दे, सहयोग करे और कांग्रेस पार्टी बदले में उनके लिए सेवा करे, उनकी समस्याओं के समाधान करे, पानी का, बिजली का, सड़क का, चिकित्सा का, शिक्षा का, मूलभूत सुविधाओं का, शौचालय का, उनके बरसात में उनका घर सुरक्षित रहे, आंधी में उनका घर सुरक्षित रहे, तूफान में उनका घर सुरक्षित रहे, सर्दी में बच्चे सर्दी नहीं मरे, उनका पशुधन सुरक्षित रहे, उनकी आमदनी सुरक्षित रहे। ये विचार है कांग्रेस का, उस विचार को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। हमारा विचार साम्राज्यवादी विचार नहीं है, दूसरे का हक छीनने का विचार नहीं है, दूसरे की जमीन छीनने का विचार नहीं है, दूसरे का घर छीनने का विचार नहीं है, किसी पर जबरदस्ती हमारी विचारधारा थोपने का विश्वास नहीं रखते हम। कहीं भी कोई घटना हो जाए तो हमारा मानना है कि देश में संविधान है, देश में कानून है, देश में पुलिस है, प्रशासन है, जज है, न्यायालय है, वो फैसला करेंगे। जैसलमेर जिला कलेक्टर को लेकर के काफी लंबे समय से विवाद सा चलता आ रहा है। पोखरण तहसीलदार से उनका विवाद हुआ, अभी ओरन गोचर का मामला था तो जिला कलेक्टर की बात सुनने के लिए बाहर नहीं आए। आपकी पार्टी की नेता अंजना मेघवाल जी वो कह रही थी कि हम जाए किसके पास, कल परसों वो बता रही थी। विपक्ष के नेता होने के नाते आपने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया है या इस पर कोई मुद्दा खड़ा नहीं किया, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया? नहीं, जिला कलेक्टर जैसलमेर से मैं लगभग इस पूरे इतने समय में लगभग 70 बार मिला हूँ और मैंने जैसलमेर की समस्याएं रखी है, ज्ञापन दिए हैं, विरोध भी किया है और जाके हम लोग उनसे बहस भी करते हैं, लड़ते भी हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार हम अपना कैमरा साथ में ले जाएं या कैमरामैन साथ में ले जाएं जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर ला के वो करे। जनता के हितों के लिए हम जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ही नहीं, सभी अधिकारियों से लड़ते भी हैं, अपने हक की मांग करते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं। मेरा विश्वास है कि हम अपनी मांग वाजिब तरीके से करें, बाकी जिम्मेदारी उनकी है, जिला उनको चलाना है, जिले के मालिक वो हैं, उन्हें चाहिए कि अपने जिले की समस्याओं का समाधान करें। लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए सड़कों पे उतरें, उससे पहले उनका समाधान कर दें। कोई भी धरना लगा कर बैठता है तो मेरा यह मानना है, क्योंकि मैंने तो जैसलमेर में ये जो अभी CS हैं, मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत साहब, मैंने उनका यहाँ कलेक्टर का कार्यकाल देखा है। मैंने उनसे, वो जब जिला कलेक्टर थे मैं तब कुछ भी नहीं था, मैं एक साधारण व्यापारी था, दुकानदार था। मैंने उनसे कंप्लेन की, उन्होंने मेरे पूरे मोहल्ले की पाइपलाइन बदल दी थी। पानी की समस्या थी हमारे मोहल्ले में, छठदारपाड़ा, मालीपाड़ा में, मेरे कहने से उन्होंने पूरी पाइपलाइन बदल दी थी, ठीक ना। तो मैंने उन कलेक्टर के साथ भी काम किया है और इतने सालों में सुधांशु पंत जी के साथ, रजत मिश्र जी के साथ, कुलदीप रांका जी के साथ, राजेश यादव जी के साथ, सुची त्यागी जी के साथ और न जाने कितने कलेक्टर के साथ काम किया और उन कलेक्टरों से मैंने बेहतर काम करवाए हैं जिले के लिए, ठीक है ना। रही बात इन जिला कलेक्टर की, अब जिला कलेक्टर की और SDM की या जिला कलेक्टर की और तहसीलदार की किन विषय पे नहीं बनती है, ये प्रशासनिक विषय है। सोलर कंपनियों का फेवर करने का भी आरोप लगता रहा है। ये सरासर गलत है। मैंने अभी, आपको ध्यान हो तो जब ये ओरण गोचर का धरना था और उन्होंने हमसे मांग की तो मैं लगातार उनके धरने पर 5 दिन तक गया और मैंने एक पत्र जारी किया, वह पत्र आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा कि जैसलमेर जिले की अनुपयोगी जमीन, जिस पर न खेती हो सकती है, न घास हो सकती है, न चारा हो सकता है, जो अनुपयोगी जमीन है, जिस पर कुछ भी नहीं हो सकता, उगता नहीं है, ऐसी जमीन आप कंपनियों को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसलमेर के चरागाह, जैसलमेर की ओरण की भूमि, गोचर की भूमि, ये तालाब के आगोर की भूमि या जो कैचमेंट एरिया हैं, जो उपयोगी जमीन है, जहां अच्छी जो फसलें हो सकती है, उपयोगी जमीन न दी जाए, इसका हमने पत्र भी जारी किया और मुख्यमंत्री को भी लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, राजस्व मंत्री को भी लिखा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी लिखा, डोटासरा जी को भी लिखा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को भी लिखा हमने कि भाई इस संबंध में सर हमें भी आवाज उठानी चाहिए। तो हम इसे समय समय पर आवाज उठाते हैं। ये तो देखिए संवेदनशील प्रशासन देना उनकी जिम्मेदारी है। एक IAS, एक IPS, जैसलमेर जिला वो जिला है जहां IAS IPS 2 ही लगते हैं, या तो लगते हैं जिनकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग जिनकी होती है वो यहाँ लगते हैं, ये ट्रायल का जिला है, या वो लगते हैं जो प्रमोट ही होते हैं। उसका कारण है जैसलमेर राजस्थान के तीसरे स्थिति के जिले में आता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तीसरे नंबर की प्राथमिकता पे आने वाला जिला है। तो यहाँ लगने वाला कलेक्टर, यहाँ लगने वाला SP बहुत कुछ सीख के जा सकता है, उसके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि जैसलमेर जितनी विविधताओं वाला जिला कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ की सांस्कृतिक विविधताएं भी है, धार्मिक विविधताएं भी है, जैविक विविधताएं भी है, वनस्पति की विविधताएं भी है और अलग अलग वातावरण के साथ साथ अलग अलग मौसम की विविधताएं हैं। थोड़ा टफ भी है, नहीं टफ तो होगा, देखिए चुनौतियों को जब सामना नहीं करेंगे
तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था, मुझे कनाडा जाना था। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे साथी थे 2, शंकर सिंह और गिरधर सिंह, वो और हम यहाँ से खूड़ी तक बस में गए, खूड़ी से म्याजलार तक हम वन विभाग के ट्रक में गए, म्याजलार से 2 घंटे बाद हम ये पीएचडी की एक पंप सेट लेकर जिप जा रही थी, उसमें हमने लिफ्ट मांगी। और पोचीना से कनाडा तक तब सड़क नहीं थी, हमने पैदल दौरों में 8 किलोमीटर तक पद यात्रा की, पैदल। गर्मी का महीना था, जून का महीना, मेरे जूतों के अंदर वो गर्म गर्म रेत जा रही थी। वापस आते समय मैं ऊँट पर बैठ के आया, हम वापस ऊँट पर बैठ के आए। तो हम लोगों ने तो कांग्रेस के लिए इतना काम किया है, तो वैसे वैसे इन कलेक्टर के लिए चुनौती है, एसपी के लिए भी चुनौती है। ये यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। और जैसलमेर जो कलेक्टर रहते हैं वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं सेंटर में, ऐसा अनुभव है। देखिए निरंजन आर्य साहब, रिकॉर्ड देखा, निरंजन आर्य साहब भी चीफ सेक्रेटरी रहे, अभी सुधांशु पंत साहब भी चीफ सेक्रेटरी रहे, डीआर मेहता साहब यहाँ कलेक्टर रहे, वो भी रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो रहे हैं, आगे तक रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेवाएं दी है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जिला कलेक्टर का व्यवहार जो है वो सौम्य व्यवहार है, और ज्यादातर लोगों से वो कम बोलते हैं, और मीडिया संवाद तो करते ही नहीं। अब मीडिया संवाद तो ये देखिए आपका और उनका विषय है, ये आप और वो मिलकर तय करें, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं, और वर्किंग कैपेसिटी जो उनकी है वो देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जिला कलेक्टर का विषय नहीं है, ये तो डबल इंजन सरकार जो है वो तय करती है। क्योंकि डबल इंजन सरकार जो तय करती है वो होता है जिले में, कलेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं, ये भी मैं बताना चाहूंगा। वो तो इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है, वो उन आदेशों की पालना करते हैं जो मोदी जी और भजन लाल जी अडानी के लिए करते हैं, जो सोलर कंपनियों के लिए क्यों करते हैं कि वो उनके लिए वो कमाई वाली सिंगल लाइन ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं, सिंगल लाइन ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, पार्टी अगर कोई चुनावी राजनीति में लाने का मौका देती है, कहीं से टिकट देती है, चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो गो अहेड होंगे? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि मैंने सिर्फ पार्टी से 2 बार, मतलब यूं कुल मिलाकर 3 बार टिकटें मांगी। पहली पंचायत समिति की टिकट मांगी 2004-05 में, जो मुझे पार्टी ने दी और मैंने उनको जीत कर दिखाया। दूसरी टिकट 2008 में मैंने विधायक के लिए मांगी, वो नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं। 2009 में जो मेरे लिए सबसे उचित मौका था, सभापति का, नगर पालिका जैसलमेर के अध्यक्ष का जो सीधा चुनाव था, वो मेरे लिए एकदम सही मायने से कहें तो मेरा हक था। उस समय मेरी टिकट काट दी, तो मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गर्दन कटवाकर पार्टी के लिए काम किया है, जिसने अपने बलिदान देकर पार्टी के लिए काम किया है। तो मुझे पद का लालच नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसलमेर शहर की जनता अगर मुझे सेवा का मौका देगी तो मेरी प्राथमिकता जो रहेगी वो जैसलमेर शहर की नगर परिषद में काम करने की रहेगी। क्योंकि जैसलमेर शहर को एक बार मैं नगर परिषद अध्यक्ष रहकर ये बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती है, किस तरह इस स्वर्ण नगरी को हम साफ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह हम इस जैसलमेर का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित विकास कर सकते हैं, किस तरह जैसलमेर के का भौतिक विकास हो सकता है, कितना साफ रहना चाहिए, कितनी रोड लाइट ठीक होनी चाहिए, कितनी यहाँ की नालियाँ सीवरेज जो है वो ठीक होनी चाहिए। यहाँ जैसलमेर को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों का मन मोहने के लिए, उनका मन यहाँ लगे, वो और 2 दिन का प्लान करके आए, तीसरे दिन भी रुके, ऐसा वातावरण निर्मित करने का मैं चाहता हूँ कि अगर जैसलमेर जिले की जनता, जैसलमेर शहर की जनता मुझ पर विश्वास कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर शहर का एक दूरदर्शिता पूर्वक लंबा प्लान होना चाहिए। जैसलमेर शहर को सुव्यवस्थित, सुनियोजित तरीके से विकास करना चाहिए, जिसका आने वाले 50 साल का जैसलमेर कैसा होना चाहिए, उसकी दूरदर्शिता सोच के साथ एक बहुत बड़ा प्लान बना, मास्टर प्लान बनाकर आने वाला 50 साल का जैसलमेर कैसा हो, कैसे टूरिज्म डेवलप हो, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलप हो, कैसे जैसलमेर आने वाले जो पर्यटक हैं उन्हें कितनी ज़्यादा सुविधा मिले, और जैसलमेर शहर की जो छोटी छोटी समस्याएं, गलियों की, नालियों की, सीवरेज की, रोड लाइट्स की, ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे पास, मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक बहुत विस्तृत चित्रण मैंने बना रखा है। एक मेरा विजन है, उस विजन के अनुरूप मैं काम करके जैसलमेर शहर को, जैसलमेर शहर के तमाम समाजों को, जैसलमेर के सारे बासिंदाओं को साथ लेकर एक बहुत ही शानदार जैसलमेर की कल्पना मेरे दिमाग में है, उसको मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ, उसे मैं उतारना चाहता हूँ लोगों के सामने, और करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह जैसलमेर का सामुदायिक, सांस्कृतिक और पर्यटक विकास हो, जिसको जैसलमेर की जनता भी स्वीकार करे और आने वाले सारे पर्यटक भी स्वीकार करें, जो आने वाले 50 साल तक का लोगों का अनुभव उसमें शामिल हो और लोग उसका लाभ उठाएं, और जैसलमेर एक शानदार शहर बनकर पूरी दुनिया में उभरे, जो 1 नंबर शहर, जो पूरे देश में जैसे इंदौर फर्स्ट आता है, जैसलमेर फर्स्ट आए सफाई में, तो हम मजा आए उसमें।
ये मेरा विचार है। उमेश सिंह जी की ये बात हमारे माध्यम से कांग्रेस आला कमान तक पहुंचे। बहरहाल संगठन में परिवर्तन की सुगबुगाहट है, मैंने आपसे पीछे भी पूछा था। जी जी। तो 3 ऑप्शन अगर मैं आपको दूं स्टेट में प्रेसिडेंट बनाने की, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी वर्तमान में रिपीट भी हो सकती हैं, जी। हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, इन तीनों में से आपका चुनाव क्या रहेगा? देखिए संयोग देखिए कि आपने जो 3 नाम लिए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उन तीनों के साथ काम किया है। हाँ। सबसे पहले बात करते हैं हरीश चौधरी जी की। हरीश चौधरी जी राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज डांगी जी की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और तब मैं दूसरा टर्म मतलब 3 साल मैंने पूरा करके अगले 3 साल के लिए मैं जिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। उस टर्म में हम यूथ कांग्रेस के साथ ही साथ रहे। उसके बाद 2009 में जब उन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो हमने सबसे ज़्यादा शक्ति, सबसे ज़्यादा श्रम और सबसे ज़्यादा मेहनत करके हरीश चौधरी जी के लिए काम किया, और तब से अब तक हम लगातार साथ हैं, एक साथी के रूप में। हमारे वो सीनियर हैं, वो सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के नज़दीक हैं, वो अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और बाड़मेर जिले की बैतू से विधायक भी हैं, पहले राजस्व मंत्री भी रहे हैं। तो हमारे साथी, वरिष्ठ साथी के नाते उनकी बहुत इज्जत है मेरे मन में, बहुत कद्र है, और वो हमारे साथी हैं, मुझे इस बात का बड़ा गौरव है। डोटासरा जी के साथ मुझे अभी पिछले 5 साल से एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है, 4 साल से। तो मैंने उनके कार्यक्रमों को अक्सर पालना की है और धरातल पे उतारा, उसके आप लोग भी गवाह हैं, सारा जैसलमेर गवाह है। सचिन पायलट साहब के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। सचिन पायलट साहब जिस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ सचिव था। उन्होंने मुझे बाड़मेर जिले की जिम्मा दे रखा था। बाड़मेर जिले के प्रभारी के नाते मेरा काम इतना शानदार था कि सचिन पायलट साहब को मेरा वो काम, बाड़मेर जिले के प्रभारी के रूप में काम, और उससे पहले 2010 में जब मैं पाली जिले की रानी नगर पालिका का ऑब्जर्वर था, और 2015 में मैं जब रानी और सादरी का ऑब्जर्वर था, और वहाँ जाकर मैंने बोर्ड बनाए, तो मेरे काम को उन्होंने नज़दीक से देखा और परखा है, समझा है और जाना है, और उन्होंने हमेशा मुझे शाबाशी दी है, हमेशा मेरी प्रशंसा की है, हमेशा वरिष्ठ नेतृत्व से मिलवाया है। यही काम आदरणीय डोटासरा साहब ने किया है। डोटासरा साहब अभी जब आए थे कर्नल सोनाराम जी के डेथ पर बैठने के लिए मोहनगढ़ आए थे, तब भी उन्होंने कई लोगों को कहा था कि उमेश सिंह तंवर हमारा मजबूत जिलाध्यक्ष है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों नेताओं के साथ मैंने काम किया है, और मेरी उपलब्धि जो है, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं धन बल वाला नेता नहीं हूँ। मैं जाति बल, जिसकी बहुत सारी जाति की संख्या हो, उस जाति का जाति बल वाला नेता भी नहीं हूँ। और मैं बाहुबली, मतलब मजबूत हाथों का, ताकतवर हाथों का वो बाहुबली होते हैं, मैं बाहुबली नेता भी नहीं हूँ। तो मैं बाहुबली, धन बल और जाति बल के आधार वाला नेता नहीं हूँ। मेरे पास आत्मबल है सच्चाई का, आत्मबल है जनता के प्यार का, आत्मबल है जैसलमेर जिले की जनता का मुझ पर जो आशीर्वाद है, जो शुभकामनाएं, जो स्नेह है, और मुझे अपने काम पे विश्वास है। मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, मैं अपना काम धरातल से लेकर ऊपर तक बहुत मजबूती के साथ करता हूं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सचिन पायलट साहब के साथ बाड़मेर जिले का प्रभारी था, तब हमारे साथ वहाँ 5-4 प्रभारी हुआ करते थे, कुल हम 4 प्रभारी थे। एक थे हीरालाल जी बिश्नोई साहब, एक थे मोहम्मद शब्बीर, एक थे जगदीश चौधरी, एक था मैं। मेरे पास 3 विधानसभा थी बाड़मेर जिले की, शिव, बाड़मेर और चौहटन, और उनके पास हीरालाल जी बिश्नोई के पास बायतू और गुड़ामालिनी थी, और उन दोनों के पास एक थी, सिवाना और एक पचपदरा। मैंने तीनों विधानसभा में काम किया, तीनों में नहीं 7 में काम किया, और काम करके दिखाया। तत्कालीन एआईसीसी सेक्रेटरी विवेक बंसल साहब ने मेरी रिपोर्ट जो थी वो एआईसीसी में की कि भाई ए ग्रेड का ये प्रभारी है, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो ठोस तरीके से काम करता है, फील्ड में भी काम करता है, जनता के बीच करता है, संगठन का भी करता है, और उसकी रिपोर्टिंग भी करता है। तो मैं ए ग्रेड का प्रभारी रह चुका हूँ। ये प्यार स्नेह मिला है मुझे। ये थे हमारे साथ में उमेश सिंह जी, जिन्होंने राजनीति को लेकर के, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर के, और जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे सब पर लेकर के ओवरऑल 360 जो बातचीत थी वो हमारे साथ में की। इस तरह की और रोचक बातचीत हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आदित्य कौशिक, शुक्रिया।